हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। वैसे तो ये ओवरऑल एक ही टॉपिक था जिसमें मैंने आपको डिमांड फॉर पाकिस्तान पहले समझाया, लेकिन आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के क्या इंपैक्ट रहे इंडियन सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिनेरियो पर। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, प्रीवियस सेशंस अगर नहीं कवर किए हैं, एंशिएंट मेडिवल, मॉडर्न और कल्चर की सीरीज कॉन्सेप्ट चैनल पर प्री के लिए इन सारी सीरीज को थॉरली फॉलो करें। इनमें जो सवाल मैंने पूछे हैं जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जैसा भी फील करते हैं। उसके अलावा इन सभी सेशंस की पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? पीडीएफ मिलेंगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री से, और सभी स्पेशल क्लासेस के लिंक भी आपको कहाँ से मिलेंगे? इसी टेलीग्राम चैनल पर। बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपके जो कॉन्सेप्ट चैनल पर जो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है वहाँ से सेशन मिसिंग है। एक्चुअली वो सेशंस मैंने वो सेशंस मैंने स्पेशल क्लासेस में लिए हैं जिसके लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके अलावा जो भी डाउट रहता है आपको वो डीएम कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर, इस नाम से आपको मैं मिल जाऊंगा। फर्दर अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस में आपको डेली लाइव क्लासेस, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट मिलता है। लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहते हैं आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, राइट। और रिपोर्ट एंड विन बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट का मैंने इस्तेमाल किया है, सो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप रिपोर्ट करें, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, राइट। उसके अलावा कॉम्बो ऑफर पर सेव करना चाहते हैं आप तो लिमिटेड टाइम ऑफर लेकर आए अनअकैडमी 8 से 14 जुलाई तक। बहुत कम समय बचा है। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। 25% प्लस 10% पे एडिशनल 10% लिमिटेड टाइम ऑफर है, जिसमें आपको जीएस प्लस ऑप्शनल के कोर्सेज तो मिल ही रहे हैं। 1 साल की सब्सक्रिप्शन पर मेंस 2022 तक वैलिड रहने वाली है, 2 साल की सब्सक्रिप्शन मेन 2023 तक वैलिड रहने वाली है। उसके अलावा स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, राइट। लिमिटेड टाइम ऑफर एंड दीज आर द डिस्काउंटेड प्राइजेस। फॉर 1 ईयर 49,680, फॉर 2 ईयर 71,798 एंड फॉर 3 ईयर 87,264। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, राइट, और अपनी प्रिपरेशन को थॉरली शुरू करें। और बहुत डिस्काउंटेड प्राइस है ताकि आपको जेब पर भी ज्यादा भारी ना पड़े वो, राइट। उसके अलावा अनअकैडमी का प्रॉमिस आपको मिलता है, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और 2 साल में यूपीएससी सीएससी क्रैक नहीं हो पाया तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी अपनी तरफ से आपको देगा। बट द ऑफर एंड्स ऑन 14 जुलाई। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें एंड यूज माई कोड चौहान सर हिस्ट्री, राइट। उसके अलावा महा सब्सक्रिप्शन ऑफर तो मैंने आपको बताया ही। 1 साल का प्लान मेंस 2022 तक वैलिड, 2 साल का प्लान मेंस 2023 तक वैलिड, राइट। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 50 प्रीलिम्स, 80 टेस्ट हैं टोटल, जिसमें 50 प्रीलिम्स के और 30 मेंस के, जिसकी अदरवाइज वर्थ 30,000 है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 1 साल या उससे ऊपर का प्लान तो आपको साथ में मिलती है ये टेस्ट सीरीज, राइट। फिनिक्स बैचेस, 1 ईयर के बैचेस, 2 साल के बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस शुरू हो रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और जुड़े इन बैचेस के साथ। और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, बहुत मिनिमल सा पेपर वर्क, 2 घंटे के अंदर अंदर अप्रूवल और बहुत फ्लेक्सिबल सा टेन्योर, राइट। हर वीडियो के नीचे आपको ये लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर कि आप एक्सेस करें। उसके अलावा 20 बुक्स का सेट है स्टडी मटेरियल, जो कि मैंने आपको बताया ही, जिसकी अदरवाइज वर्थ 10,000 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 1 साल या उससे ऊपर का प्लान तो आपको ये साथ में मिलता है, राइट। अनरेवल यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर प्रीलिम्स एमसीक्यूज, राइट। 3 वीडियोस पर डे होंगी, हर वीडियो में 10 सवाल होंगे, 5 बिगनर लेवल के एंड 5 एडवांस लेवल के। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पैथ फाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर। अनलॉक करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। और हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही, आप लोग जानते ही हैं, 4 करोड़ के पूल में से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन करने हैं। फ्री लाइव टेस्ट है, आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर भी दे सकेंगे। सो मेक श्योर कि आप सब एनरोल करें, राइट। इस अनअकैडमिक कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ हर संडे 11 बजे होता है। कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। फ्रीडम विद पार्टीशन हमारा ओवरऑल चैप्टर चल रहा है। हम फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में और देखेंगे पार्टीशन कैसे हुआ, जिसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले डिमांड फॉर पाकिस्तान को समझा, ठीक है। लेकिन अब हम डिमांड फॉर पाकिस्तान के बाद सेकंड चीज देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, यानी वर्ल्ड वॉर टू,
सितंबर 1939 में जो शुरू हुआ उसका क्या सोशियो पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल इफेक्ट जो है वो इंडिया में रहा, और खास तौर पे हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट पर इसका क्या असर है, और पार्टीशन की तरफ जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट बढ़ा है, मतलब फाइनली पार्टीशन हुआ है, राइट, फ्रीडम मिली है लेकिन साथ में पार्टीशन भी हुआ है, तो वर्ल्ड वॉर टू का क्या इंपैक्ट है उसमें, आज हमें वो भी समझना है, ठीक है। सो बैकग्राउंड आपके पास प्रिपेयर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का मॉडरेट फेस, एक्सट्रीमिस्ट फेस, क्यों, क्योंकि पार्टीशन का कारण, पार्टीशन की जड़ जो है वो क्या है, ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो झगड़ा है, उस वजह से स्वदेशी मूवमेंट, मतलब समझ रहे हैं, मॉडरेट से दुखी होकर पैसिव अग्रेशन करने पर जो है वो मतलब पैसिव अग्रेशन करना शुरू किया स्वदेशी मूवमेंट के रूप में एक्सट्रीमिस्ट ने, और वहां से हमें जो है वो सेपरेटिज्म को और हवा मिलती हुई मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश होती हुई नजर आती है, और फिर एक ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट और मुस्लिम लीग का, जिसमें 1916 से 1922 तक वो साथ रहे। फिर नेहरू रिपोर्ट के समय वो थोड़ा सा नज़दीक आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर नेहरू रिपोर्ट के रिजेक्ट होने के बाद 1930 के बाद तो फिर बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चला गया, राइट। सो 1930 का इलाहाबाद में जो एड्रेस दिया गया, फिर उसके बाद 1933 में पाकिस्तान शब्द का मतलब सबसे पहले जिक्र आया चौधरी रहमत अली द्वारा, फिर उसके बाद 1937 इलेक्शन जब हुए तो जिन्ना साहब जो है वो अलर्ट हो गए, और मुस्लिम माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर फाइनली पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो 1940 में पास हुआ। तो ये पूरा राइट, पिछले टॉपिक में हमने ये सारी चीज़ों को कवर किया। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू जो शुरू हुआ है उसका पाकिस्तान रेजोल्यूशन पर क्या असर पड़ता है, राइट। खैर, सो आई होप बैकग्राउंड आपके पास थॉरली प्रिपेयर्ड होगा। शुरू करते हैं सेशन को। Second World War broke out on September 1939 and lasted almost till the later part of 1945. So we know that 39 से 45 तक World War II चला। India being a part of British colonial empire was involved in war without any consultation and consent with Indian people, which led to a strong opposition from the Congress, which made a number of demands from the British for supporting the British war efforts। देखिए, अब वर्ल्ड वॉर टू छिड़ा 1939 में। इंडिया क्या है, इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी है, और ब्रिटेन ने वॉर डिक्लेयर करी जर्मनी के खिलाफ, राइट। दैट मीन्स ब्रिटेन ने इंडिया को भी वॉर में इन्वॉल्व कर लिया, और 1937 में जो सरकार बनी थी, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स बनी थी, लेजिस्लेशन असेंबलीज जो सेट हुई थी, उसमें मेजॉरिटी कांग्रेस के लीडर्स थे, राइट। सो कांग्रेस के लीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनसे पूछा जाए कि वॉर में उतरना है या नहीं उतरना है। अगर उतरना है इंडिया ने वॉर में उतरना है या नहीं उतरना है, अगर उतरना है तो कितनी कैपेसिटी में उतरना है, ठीक है। तो ऐसा कंसल्टेशन नहीं किया गया। वॉयसरॉय ने, आप मुझे बताएंगे हु वाज द वॉयसरॉय एट दैट टाइम, वॉयसरॉय ने सीधा घोषणा कर दी विदाउट इवन आस्किंग, क्योंकि वो उसकी शक्ति थी, राइट। यही तो प्रॉब्लम, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, राइट। सो वॉयसरॉय ने घोषणा कर दी कि इंडिया जो है वो साथ में। अब कांग्रेस ऑफेंड हो गया इस बात पर कि हमसे तो पूछा नहीं आप लोगों ने, इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो लोगों से पूछो तो सही, आप युद्ध में कैसे हमें मतलब जोड़ दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने प्रेशर डालने की कोशिश करी, कांग्रेस ने जो है वो रिजाइन कर दिया। मैक्सिमम कांग्रेस लीडर्स ने रिजाइन कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली से, प्रोविंशियल एज वेल एज सेंट्रल, जिससे बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो अंग्रेजों पर आ गया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सपोर्ट चाहिए अंग्रेजों को, और इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ प्रिंसली स्टेट्स भी जुड़ गए थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ इंडियन कैपिटलिस्ट भी जुड़ गए थे, जमींदार, रूलिंग क्लास, पीजेंट्री, वर्किंग क्लास, स्टूडेंट्स, महिलाएं। सो दैट मीन्स सबाल्टरन से लेकर इंडियन मिडिल क्लास से लेकर इंडियन अपर क्लास, इंडियन मर्चेंट क्लास, सभी जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में अपनी अपनी कैपेसिटी में एंटर कर रहे थे। सो दैट मीन्स अगर वर्ल्ड वॉर, एक साइड वर्ल्ड वॉर छिड़ा है और दूसरी साइड अगर इंडिया में कोई मास मूवमेंट शुरू हो जाता है, तो वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज्यादा ग्रूसम हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल, कठिनाई वाली सिचुएशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर में ही तो उन्हें इंडिया से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, उनको भारत से सैनिक चाहिए, भारत से इंडस्ट्रियल सामान चाहिए प्रिपेयर्ड, राइट। तो अब भारतीयों को अपने साथ जोड़ने का समय था अंग्रेजों का, ठीक है। सो बदले में हुआ क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कर दिया रिजाइन, लेकिन मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने अंग्रेजों को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया।
कि हम आपके साथ हैं, आप बस युद्ध के बाद हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्टेड रखिएगा। यही बात सेम मुस्लिम लीग ने भी कही, यही बात सेम हिंदू महासभा ने भी कही। हिंदू महासभा ना कहकर ये कहा जाए कि जो राइट विंग, जो एक्सट्रीम राइट विंग जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो एक्सट्रीम राइट विंग है, दोनों साइड, हिंदू कम्युनिटी भी और मुस्लिम कम्युनिटी भी, ये इन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स भी अंग्रेजों के साथ जुड़ गए जिनका प्रोडक्शन से, यानी कि अगर वॉर हुआ और अगर आप वॉर के लिए इक्विपमेंट्स बनाना अगर आपका काम है तो वॉर आपके लिए फायदेमंद है। तो जो वॉर के लिए इक्विपमेंट्स बना रहे थे, जैसे कि बर्तन हो गई, यूनिफॉर्म्स हो गई, गन्स वगैरह हो गई, राइट। सो जो भी मतलब वॉर से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में हो रही थी, उन मर्चेंट्स ने अंग्रेजों का साथ दिया क्योंकि उनको प्रॉफिट हुआ, राइट। सो इस पॉइंट को फिर से पढ़ते हैं और इस बैकग्राउंड में समझिएगा कि कौन अंग्रेजों का साथ दे रहा है और कौन अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हुआ है। ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेंट्रिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, वो तो एकदम, क्योंकि 38 39 से ही सुभाष चंद्र बोस तो कह रहे थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छेड़ दो, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 39 में, सुभाष चंद्र बोस तो बहुत अग्रेसिवली सामने आते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी आप लीड करें और मैं डिजाइन करता हूं, जो कि त्रिपुरी क्राइसिस के रूप में हमने पढ़ा भी, राइट। सो दैट मीन्स एक इंडियन नेशनल मूवमेंट, एक इंडिया मतलब एक मास मूवमेंट जो है वो आने वाला था, वो तय था। अंग्रेजों को पता था कि मास मूवमेंट आने वाला है। जो इंडियन मतलब जितने भी नेशनलिस्ट हैं वो क्या, वो कोशिश करेंगे, वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे हमारी इस फंसी हुई सिचुएशन को, ठीक है, ब्रिटिशर्स की फंसी हुई सिचुएशन को। तो हमें एलाइज की जरूरत है यहाँ पर, राइट। तो एलाइज के रूप में कौन मिले उन्हें? मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, राइट। और वो पोलैरिटी भी है, डिवाइड एंड रूल के भी काम आ रहे हैं वो, समझ रहे हैं। अंग्रेज दोनों साइड से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ो भी और उनको आपस में भी लड़वाओ। इंडिया बीइंग पार्ट ऑफ ब्रिटिश colonial empire was involved in the war without any consultation and consent with Indian people, which led to a strong opposition from Congress, which made a number of demands from the British for supporting the British war efforts. अब देखिए, अब कांग्रेस ने पहले तो किया रिजाइन, बाहर हो गए, कांग्रेस ने कहा कि हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर गांधी जी को समझ आया या अन्य लीडर्स को समझ आया कि देखिए मुस्लिम लीग भी जुड़ गई अंग्रेजों के साथ, हिंदू महासभा भी जुड़ गई, धीरे धीरे कम्युनिस्ट भी जुड़ गए, और भी लॉयलिस्ट वर्ग जो है वो अंग्रेजों के साइड जुड़ते चले जा रहे हैं। यानी कि अंग्रेजों के वॉर एफर्ट में, मतलब वॉर में अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं वो। ऐसे में अगर हम अलग खड़े हो जाते हैं तो हम यूनाइटेड फ्रंट नहीं दे पा रहे हैं, ये यूनाइटेड फ्रंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंग्रेजों के लॉयलिस्ट हो गए इस समय, ये वॉर में उनकी मदद कर रहे हैं और अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं। माइंड इट, कई तो जैसे मुस्लिम लीग अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उनकी कंडीशन ये है कि वॉर के बाद आप हमें फेवर दें, फिलहाल अनकंडीशनल है। सेम गोज फॉर हिंदू महासभा, दे गिव अनकंडीशनल सपोर्ट टू ब्रिटिशर्स। तो ऐसे में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया कि हम अलग नहीं हो सकते, हम कंडीशनल सपोर्ट देंगे। तो यहां पर कुछ डिमांड्स जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आगे रखे कि अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए, राइट, अगर आप चाहते हैं कि हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भी चलाएं, हम प्रोविंसेस को भी चलाएं, प्लस लोगों को सेना में भर्ती भी कराएं, प्लस इंडस्ट्रीज को आपके काम में भी लगाएं, इंडिया का रेवेन्यू ब्रिटेन की तरफ घुमा कर भी रखें, यानी आपके वॉर एफर्ट में मदद करें हम, तो आपको बदले में हमें भी कुछ देना पड़ेगा। दैट वाज कंडीशनल सपोर्ट, राइट। मतलब एट दिस टाइम देना पड़ेगा। वॉर के बाद आप इंडिया को इंडिपेंडेंस तो देंगे ही, और किस तरह की इंडिपेंडेंस देंगे वो भी हम बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। सो 1919 में ले जाता हूं आपको मैं। 1919 में क्या बोला गया था? रीजनेबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाएगी, लेकिन हम बताएंगे, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाएगी, ब्रिटिशर्स ने कहा ये, लेकिन हम बताएंगे। उसके लिए स्टैट्यूटरी कमीशन आया, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया। तब तक भी अंग्रेजों का यही स्टांस था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन हम बताएंगे। लेकिन अब माहौल ऐसा हो गया था कि अब ब्रिटिशर्स जो है वो प्रेशर में है, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसी रहेगी, कब रहेगी, ये चीज डिक्टेट कर, इन टर्म्स को डिक्टेट करने की अथॉरिटी जो है वो अब खुलकर मांगने लगे थे। कौन? इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर्स या इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स। और ब्रिटिशर्स पर प्रेशर भी था, और ये बात जग जाहिर हुई थी कि हो सकता है कि ये अथॉरिटी उन्हें मिल भी जाए कि आजादी कैसी रहेगी, और मतलब किस तरह की आजादी मिलेगी, कैसे आजादी मिलेगी, और जो मतलब जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा वो किस तरह का होगा, राइट। सो कैबिनेट मिशन प्लान आया, फिर बाद लास्ट में पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान आया, राइट। या उससे पहले के और भी क्रिप्स मिशन है, ऑगस्ट ऑफर है, तो ये इसी डायरेक्शन में स्टेप्स हैं। तो आपको 1919 से कहानी को कनेक्ट करना है कि वहां पर अंग्रेजों का क्या स्टांस था
कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो आएगी वो हम डिसाइड करेंगे कैसी आएगी। लेकिन 1940 के बाद ये अथॉरिटी जो है वो भारतीयों की तरफ घूमने लगी कि अंग्रेज मतलब भारतीयों की तरफ अंग्रेजों ने जिम्मेदारी डाल दी कि अपनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको खुद जो है वो एस्टेब्लिश करनी है, हम बस आपको सपोर्ट करते हैं आपकी कैबिनेट एस्टेब्लिश करने में, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, पार्टीशन करवा देते हैं हम आपका। ठीक है, तो खैर आगे आने वाले टॉपिक्स में समझेंगे कि अंग्रेजों के स्टांस जो है वो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कैसे ब्रिटिशर्स भी अपने आप को बदल ले रहे थे। ये एक बहुत बेहतरीन खूबी है, हमें ब्रिटिशर से सीखनी चाहिए, सिचुएशंस के साथ जो है वो बदलना ताकि बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकल सके। ठीक है। The British, however, did not heed to any of the demands of Congress, leading resignation of the Congress ministers and a constitutional deadlock almost till the end of the war. अब देखिए, कांग्रेस ने सेशन किया, तभी एकदम आपातकालीन सेशन बुला लिया था जैसे युद्ध छिड़ा। ठीक है, कांग्रेस अपनी डिमांड रखी कि अगर आप ये डिमांड मान लेते हैं तब तो आपको हम कंडीशनल सपोर्ट दे देंगे, अगर नहीं मानते हैं तो हम रिजाइन कर देंगे। ठीक है, ब्रिटिश वायसरॉय ने नहीं मानी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन करने के बाद 1939 में रिजाइन किया, 41 में एक बार फिर से कांग्रेस को समझ आया कि नहीं, ज्यादातर लोग तो अंग्रेजों के साथ जुड़ गए हैं, तो हमें अब एक बार फिर से कंडीशनल सपोर्ट को सामने रखना चाहिए। ठीक है, खैर आगे बढ़ेंगे उस पॉइंट पर। सो वर्ल्ड वॉर 2 के लिए ये मैप है एलाइड वर्सेस एक्सेस फोर्सेस। तो ये जो येलो है दीज आर द एलाइड एंड रेड जो है वो एक्सेस हैं। सो दैट मीन्स जर्मनी, इटली और कुछ हिस्सा जो है वो आपको बल्कान रीजन का, जापान, फिनलैंड, ये जो है वो एक्सिस फोर्सेज हैं। यानी जर्मनी ने ही एक्वायर किया था फिनलैंड को, जर्मनी ने ही पोलैंड को, ऑस्ट्रिया को, ठीक है, और ऑस्ट्रिया हंगरी, और उसके अलावा बल्गेरिया वाला रीजन भी, ये रोमेनिया बल्गेरिया भी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ये सब जर्मनी ने ही अपने कंट्रोल में लिया था, राइट। सो दीज वर द एक्सिस फोर्सेज। और एलाइड में कौन कौन सी हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, यूके, यूएसएसआर, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, साउथ अमेरिका, ये सब जो है वो क्या है? एलाइज है, राइट। सो खैर मैंने वैसे डिटेल में समझाया भी है, लेकिन आगे वर्ल्ड हिस्ट्री के सेशंस आएंगे तो वहां पर भी क्लियर करूंगा। और ये यूरोप का देख लेते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप का, तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें आपको मैंने आगे समझाया भी है आपको, ठीक। ये जर्मनी का एक्सटेंट है, जर्मनी ने फ्रांस को, नॉर्दर्न सदर्न फ्रांस को अपने कंट्रोल में लिया, इबेरियन पेनिनसुला में उसने एंटर नहीं किया, लेकिन नॉर्दर्न जो अफ्रीका है उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था जर्मनी ने, कुछ हिस्से को। उसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन को तो नहीं, लेकिन फिनलैंड और रशिया पर काफी हद तक जो है वो प्रेशर, मतलब जो वेस्टर्न रशिया है उस पर काफी प्रेशर बढ़ा दिया था, राइट। सो वर्ल्ड वॉर 2 जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इन मैप की सिग्निफिकेंस बताऊंगा, अदरवाइज अगर आपने पिछले सेशंस मेरे लगाए हैं तो आप जानते हैं इन मैप्स को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू द वॉर क्या है? अब इंडियन नेशनल मूवमेंट के अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि मुस्लिम लीग का, गांधी जी के सपोर्टर्स का, लेफ्टिस्ट का, ठीक है, या मतलब हिंदू राइट विंग का, इनका, और अंग्रेजों का स्वयं, राइट, ब्रिटिशर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा वॉर की तरफ? Subhash Chandra Bose wanted to use the opportunity to launch a mass movement to demand or otherwise snatch its freedom from the clutches of weakened India. 1939 Subhash Chandra Bose was very confident कि इस बार तो मतलब अगर हारे या जीते वो बाद की बात है, लेकिन ब्रिटेन इतना कमजोर हो जाएगा कि हम आजादी उनसे छीन सकते हैं। सुभाष, वो त्रिपुरी क्राइसिस वाली बात कर रहा हूं मैं। तो सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे कि तुरंत एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छेड़ा जाए, गांधी जी जो है वो मूवमेंट को लीड करें, लेकिन मूवमेंट को डिजाइन करेंगे, कि मूवमेंट काम कैसे करेगा, सुभाष चंद्र बोस डिसाइड करेंगे, ठीक है। और उनकी वर्किंग कमेटी डिसाइड करेगी, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी और एआई, ऑल इंडिया कांग्रेस की कमेटी, ये सब मिलकर जो है वो सुभाष चंद्र बोस के अंडर रहेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट थे त्रिपुरी सेशन के वो, राइट। पट्टाभी सीतारामैया साहब हार गए थे, तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस साहब ने यह पॉइंट सामने रखा। बदले में गांधी जी और उनके सपोर्टर्स ने क्या कहा, क्या किया? सबसे पहले तो वर्किंग कमेटी ने रिजाइन कर दिया, प्रेशर आ गया सुभाष पर, और सुभाष चंद्र बोस साहब को बोला गया कि आप जो है वो अपनी वर्किंग कमेटी एस्टेब्लिश करें और खुद डिजाइन करें सीडीएम, गांधी जी सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। गांधी जी जो है वो थोड़ा सा अलग हो गए, प्रेशर आ गया सुभाष चंद्र बोस पर, तो उन्होंने प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया और वो चले गए बंगाल, और बंगाल जाकर उन पर यह रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया कि 3 साल तक ऑल इंडिया कांग्रेस में या इंडियन नेशनल कांग्रेस में किसी भी तरीके की
बड़ी पोजीशन जो है वो एक्वायर नहीं कर सकते। तो वहां पर उन्होंने जाके फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टेब्लिश कर लिया कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं बंगाल अपनी कैपेसिटी में रहकर जो है वो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या मतलब एक रेजिस्टेंस जो है वो अंग्रेजों की तरफ शुरू करता हूं, जो कि अब गांधी जी सपोर्ट में क्यों नहीं थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस साहब का जो थोड़ा सा सोशलिस्ट जो बैकग्राउंड भी रहा है प्लस उनकी आइडियोलॉजीज भी रही हैं, वो थोड़ा सा वायलेंट था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ये कह रहे थे कि यस, इंडिया इज यूनिफाइड इनफ, हमने पीजेंट्स को जोड़ लिया है और अब अगर वायलेंट होता भी है तो वो हमारे फेवर में रहेगा। गांधी जी का पॉइंट ये था कि अगर वायलेंट होता है तो हमारे फेवर में नहीं रहेगा, बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, दिस वाज द त्रिपुरी क्राइसिस, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। ही along with the socialist argued that the war was an imperialist one since both sides were fighting for gaining or defending colonial territories। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस, मैंने वही बोला ना कि जीते या हारे फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वो ब्रिटेन के साथ भी नहीं थे, वो जर्मनी के साथ भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यूएस, जापान, ये सब इंपीरियलिस्टिक शक्तियां हैं और ये सब एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं बाकी सभी जो भी उनकी कॉलोनीज हैं, या तो बनाना चाहती हैं सबको कॉलोनीज। तो हमें वो जीते या हारे उनसे मतलब नहीं है, उनसे फायदा निकलवाना है अपने मूवमेंट को स्ट्रांग करने के लिए। दिस इज द राइट टाइम टू क्रिएट अ मास मूवमेंट, राइट। Therefore, question of supporting either of the two sides did not arise. Instead, advantage should be taken of the situation to wrest freedom by immediately starting a civil disobedience movement. On the other hand, Gandhi and Nehru didn't find it morally right to exert pressure upon England when it was involved in war efforts against fascism and Nazism. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब एक साइड सुभाष बोस कह रहे हैं कि हमें मूवमेंट लाना चाहिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दूसरी साइड गांधी जी और नेहरू जी क्या कहते हैं कि ये मॉरली राइट नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट ये मॉरली सही नहीं रहेगा कि ब्रिटेन अभी फासिज्म और नाजिज्म की तरफ लड़ रहा है, के खिलाफ लड़ रहा है, और अगर हम अभी ब्रिटेन के अगेंस्ट हो जाएंगे, दैट मींस ऑटोमेटिकली ब्रिटेन पोर्ट्रे करेगा कि हम फासिज्म और नासिज्म के साथ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब गांधी जी और नेहरू जी ने क्यों अपोज किया, मैं उनका माइंडसेट आपको समझाता हूं। गांधी जी और नेहरू जी ने अपोज किया क्यों? क्योंकि अगर वो ब्रिटेन को अपोज करते हैं, ठीक है, तो ब्रिटेन पोर्ट्रे करेगा ग्लोबल लेवल पर कि इंडियन लीडर जो है वो नासिज्म और फासिज्म के सपोर्ट में हैं। ठीक है, और अगर हमें ऐसे आजादी मिलती है तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उसमें नाजी और फासिज्म जो है वो, यानी कि मतलब फासिस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें ज्यादा रहेंगे, तो हो सकता है कि डिक्टेटरशिप वाली सिचुएशन जो है वो बन जाए इंडिया में, मतलब ऐसी सिचुएशन बन जाए इंडिया में जो कि मतलब ग्लोबल लेवल पर इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ना दे। मान लीजिए अगर जर्मनी हार भी जाता है और अगर हम ब्रिटेन के अगेंस्ट में रहते हैं तो इंडिया पर नाजी या फासिस्ट होने का जो है वो एक मतलब एक पॉलिटिकल जो है वो धब्बा लग जाएगा कि फासिस्ट रिजीम है इंडिया में। तो ठीक है, और अगर इंडिया में फासिस्ट रिजीम है और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया को इकोनॉमिकली आपको ग्रो करना है, तो आप अन्य कैपिटलिस्ट राष्ट्रों का सपोर्ट या अगेंस्ट, समझ रहे हैं, पॉलिटिकली आप मनूवर नहीं कर पाएंगे। इंडिया को आप इकोनॉमिक जो गड्ढे में पड़ा हुआ है उससे बाहर कैसे निकालेंगे अगर ग्लोबल शक्तियां आपका सपोर्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो आपको तो नाजी या फासिस्ट कह रही हैं। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए ये बहुत नुकसानदेह रहेगा। गांधी जी ने हमेशा से कहा है ना कि आजादी कैसे मिली वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत भला तो सब भला वाला पॉइंट नहीं है। ठीक है, जो जिस माध्यम से हमें आजादी मिली उस पॉइंट को बहुत जरूरी रखना है। अगर हमारे ऊपर फासिस्ट या नाजी होने का अगर मतलब टाइटल लग गया हमारे ऊपर, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम जो है वो कैपिटलिस्ट राष्ट्रों से टेक्नोलॉजीज को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इंडिया की डूबी हुई इकोनॉमी को रिवाइव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये इनका पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। और उस समय कैसे पोर्ट्रे, ये उनका लॉन्ग टर्म विजन था, समझ रहे हैं। लेकिन उस समय पोर्ट्रे कैसे किया गया कि ब्रिटिशर्स का साथ ना देना इस समय मॉरली राइट नहीं होगा, क्योंकि वो फासिज्म और नाजिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए खतरा था उस समय। ठीक है, समझ रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसके लिए खतरा था। और इंडियन लीडर्स क्या सोच रहे थे कि आजादी के बाद हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डर के साथ एक हार्मनी बनानी पड़ेगी, तभी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो रिवाइव हो सकती है। अगर हमने नहीं बनाई, अगर हम अगेंस्ट रहे तो डूब जाएगा इंडिया। तो हमारे
अंदर की जो समस्याएं हैं, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उससे हम निपट नहीं सकेंगे। इसलिए पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में या इंडिपेंडेंस पाने के बाद हमें जो है वो एक ऐसा मतलब ग्लोबल सपोर्ट चाहिए ताकि हमारे इंटरनल मैटर्स हम बहुत शांति से हैंडल कर सकें, यानी कि इकोनॉमी हमारी डिस्टर्ब ना हो, राइट। तो दिस वाज देयर लॉन्ग टर्म विजन। लेकिन इमीडिएटली उन्होंने क्या कहा कि मॉरली राइट नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो फासिज्म नाजिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, एक ऐसे ग्लोबल ऑर्डर की तरफ के खिलाफ लड़ रहा है, एक ऐसे ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि अगर वो इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, तो वो इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदेह होने वाला है। और अगर हमने उस ग्लोबल ऑर्डर का सपोर्ट किया तो भी हमारे लिए नुकसानदेह होने वाला है, राइट। सुभाष बोस कह रहे थे कि ऐसा इतना लंबा मत सोचो, अभी आजादी पा लेते हैं, फिर उसके बाद जापान जर्मनी का साथ लेके, रशिया वगैरह का साथ लेके सेटअप कर लेंगे अपनी इकोनॉमी को, ठीक है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए यहां पर दूरदृष्टि किसकी है, राइट। खैर, जब मेंस लेवल पर जाएंगे, ऑप्शनल लेवल के लिए पढ़ेंगे, तो वहां पर इन कॉन्सेप्ट्स को और डेप्थ में समझाऊंगा। दे ऑल्सो फाउंड नासिज्म एंड फासिज्म मॉरली मोर इनकरेक्ट बट वर स्केप्टिकल ऑफ प्रोवाइडिंग एनी सपोर्ट टू द गवर्नमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह अंग्रेजों का सपोर्ट दे देंगे, नहीं, कंडीशनल सपोर्ट देंगे, केवल उतना ही जितने से हमें फायदा हो, राइट। मैंने आपको कहा ना कि जो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स हैं ना, उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को इस तरह डिजाइन किया है, किस किस चीज को नजर में रखते हुए कि पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा समय तक पहली बात तो जल्दी से जल्दी रिकवर हो, जल्दी से जल्दी ट्रैक पर आए, राइट। पूरा इंडियन यूनियन जल्दी से जल्दी, इंडियन यूनियन ट्रैक पर आए जल्दी से जल्दी, राइट, इकोनॉमिकली, और फिर लंबे से लंबे समय तक सस्टेन्ड रहे वो इकोनॉमिक ऑर्डर, कोई और आकर इकोनॉमिकली कॉलोनाइज हमें ना कर ले, ठीक है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ भी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ही ब्रिटेन ने लैटिन अमेरिका को इकोनॉमिकली कॉलोनाइज कर रखा है, साउथ अमेरिका को, जापान को इकोनॉमिकली कॉलोनाइज किया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो ऐसा माहौल, मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर रखा है, पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर रखा है, राइट। तो ऐसा भारत में भी ना हो। साउथ अफ्रीका में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है इस समय, या अन्य अफ्रीकन कंट्रीज में ओवर द 60s 70s 80s 90s में क्या हुआ, और अभी भी आगे आने वाले सालों में बहुत त्राही वहां पर मचने वाली है। तो वैसा भारत के साथ ना हो पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स में, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियल टाइम में भारत आजाद तो हो जाए, सोवरेनिटी तो आ जाए भारत के पास अपनी, ठीक है, लेकिन वो इकोनॉमिक कॉलोनी ना बनी रह जाए, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो रखा गया। इसीलिए उन्होंने अपोज किया कि, मतलब सुभाष जी का अपोज किया कि हमें अभी मूवमेंट नहीं करना, अभी अंग्रेजों का सपोर्ट देना है, लॉन्ग टर्म सोचो। नेहरू मेड अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड फासिज्म। अब लेकिन यहां पर अपना स्टांस भी स्ट्रांग रखना है कि ना ही हम ब्रिटिश, अगर हम फासिज्म का विरोध कर रहे हैं तो हम ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का सपोर्ट भी नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन फॉर दिस मोमेंट हम फासिज्म का ज्यादा विरोध कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये वॉर खत्म होगा, हम ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ फिर से खड़े हो जाएंगे। इनफैक्ट हम अपनी फ्रीडम चाहते हैं इसके अब के बाद, ठीक है। ऐसी डिमांड्स जो है वो कांग्रेस ने रखी। He believed that justice was on the side of Britain, France and Poland, but he was also convinced that Britain and France were imperialist powers and that the war was the result of inner contradictions of capitalism maturing since the end of World War I. And ये statement जो है वो नेहरू जी ने दी है स्वयं, ठीक है, कि ब्रिटेन और फ्रांस इंपेरियलिस्टिक शक्तियां हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा खतरा है इस समय फासिज्म या नाजिज्म जो है वो ज्यादा बड़ा खतरा है। तो हमें फासिज्म और नाजिज्म के खिलाफ खड़े होना है पहले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ब्रिटेन और फ्रांस के इंपीरियलिज्म का सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस का इंपीरियलिज्म भी हमारे लिए खतरा है। तो पहले हम इनसे निपटेंगे, फिर हम इनसे निपटेंगे, ठीक है। और हम इनका सपोर्ट, हम वॉर एफर्ट में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इनके आइडियोलॉजीज को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि चाहे फासिस्ट हो, चाहे नाजी हो, चाहे ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट हो, चाहे मतलब कम्युनिस्ट हो, चाहे वो यूएस की डेमोक्रेसी हो, ये सब अपना अपना इकोनॉमिक ऑर्डर, ये सब समझ रहे हैं, कॉलोनाइज ही करना चाहते हैं, पॉलिटिकली नहीं तो इकोनॉमिकली ही सही, राइट। और इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन ज्यादा इफेक्टिव है पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन से। He therefore advocated no Indian participation till India itself was free. उन्होंने कहा कि हम ब्रिटेन और फ्रांस के जो फासिज्म और नासिज्म के खिलाफ जो उनकी एक्टिव लड़ाई है, हम उसमें तभी, देखिए उन्होंने बिल्कुल बेसिक पॉइंट रखा कि अगर आप अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, अगर आप अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं,
नाजीज्म से या फासिज्म से, तो आप हमसे कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपकी आज़ादी के लिए लड़ें, जबकि हम ही गुलाम हैं। तो अगर आप अपनी आज़ादी के लिए इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया लड़े आपके लिए, तो इंडिया पहले आज़ाद हो तो लड़े। तो इसके लिए कांग्रेस ने कुछ प्रपोजल रखे कि वॉर के बाद आप हमें इमीडिएट आज़ाद करेंगे, लेकिन वॉर के दौरान एक प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो इंडिया में, राइट। द कांग्रेस हाउएवर अफर्म्ड इट्स अपोजिशन टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन एन इंपीरियलिस्ट वॉर। ये मैं पहले का स्टांस बता रहा हूं, ठीक है, जब कांग्रेस ने क्विट किया उस समय का स्टांस बता रहा हूं। 1-2 साल जब वॉर शुरू हुई, फिर धीरे धीरे कांग्रेस को समझ आया कि नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज एस्टेब्लिश करना चाहिए। बट जब कांग्रेस क्विट कर रही थी ना, उस समय का स्टांस है कि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जब इंडिया आजादी नहीं है तो हम आपकी आजादी के लिए कैसे लड़ लें। कांग्रेस फर्दर मेड इट क्लियर दैट इंडिया कैन नॉट फाइट फॉर फ्रीडम टिल द टाइम इट हरसेल्फ इज फ्री। दे फर्दर डिक्लेयर्ड दैट द इशू ऑफ वॉर एंड पीस टू बी डिसाइडेड बाय इंडियन पीपल, राइट। युद्ध में लड़ना है नहीं लड़ना है भारतीय लोग डिसाइड करें। आपने अपने आप कैसे डिसाइड कर लिया, ठीक है। In the essence, the Congress were determined to oppose all attempts to impose war on India and the use of Indian resource in a war without the consent of Indian people. On the other hand, अब देखिए यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्लियर स्टांस था जब वॉर डिक्लेयर हुई, उस टाइम का बता रहा हूं। धीरे धीरे बदला माहौल, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कंडीशनल सपोर्ट देने की बात जो है वो बाद में मानी। कैसे मानी, पहुंचेंगे, लेकिन शुरू में उन्होंने कहा कि नहीं, भारतीयों से आपने पूछा नहीं, हम अपने रिसोर्सेज आपको क्यों दें, इंडिया खुद आजाद नहीं है, हम आपकी आजादी के लिए कैसे लड़ ले, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, मुस्लिम लीग विच डोमिनेटेड द मिनिस्ट्रीज इन पंजाब, सिंध एंड बंगाल प्रोविंस promised full support to Britain. At same time, Hindu Mahasabha offered unconditional support to British government. कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया। जैसे ही कांग्रेस ने रिजाइन किया, जो फार राइट दोनों एलिमेंट्स हैं उन लोगों को समझ आ गया कि अब हमारी पोजीशन स्ट्रांग है। तो हिंदू महासभा को लगा कि अगर हमने अंग्रेजों का साथ देकर जो है वो अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को अभी मजबूत नहीं किया, तो मुस्लिम्स अपने इंटरेस्ट को आगे रख देंगे। सेम सोचा मुस्लिम्स ने कि अगर हमने अभी ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं दिया और उनसे फेवर नहीं लिए, तो हिंदू महासभा जो है वो हमारे इंटरेस्ट को हैम्पर करेंगी। तो यहां पर ये पोलैरिटी का एकदम सामने आ गई, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस देख रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस तरह जो है वो जोड़ कर रखी हुई थी सबको। जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस हटी, तुरंत जो है वो पोलैरिटी सामने आ गई, तुरंत हिंदू मुस्लिम आमने सामने खड़े हो गए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इस पर मेंस में सवाल भी बनता है। Thus, the Congress was left isolated on the issue of India's unilateral involvement. अब कांग्रेस तो ये कह रही थी कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यही बोलते आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर छिड़ा और उन्होंने रिजाइन किया, यूनिलैटरल जो है वो इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। वो अब यहां पर क्लियर हो गया था, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स का, कम्युनिस्ट सपोर्ट, धीरे धीरे कम्युनिस्ट ने भी सपोर्ट दे दिया ब्रिटिशर्स को, राइट। उसके अलावा कई सारे लॉयलिस्ट, कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ गए, जिनका फायदा हो रहा था इस युद्ध में। सो कांग्रेस एक यूनाइटेड फ्रंट के रूप में नहीं दिख रहा ना अब, राइट। हाउएवर ऑन अक्टूबर 10, 1939, लेकिन ये बाद में हुआ 1940-41 की बात है। शुरुआत में अक्टूबर 10, 1939, कांग्रेस वर्किंग कमेटी एंड AICC पास्ड अ लेंदी रेजोल्यूशन एंड ऑफर्ड कंडीशनल सपोर्ट टू ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स ऑन फॉलोइंग कंडीशंस। उन्होंने कहा कि एक कंडीशनल सपोर्ट हम देंगे। क्या है वो? इंडिया मस्ट बी डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट शुड बी गिवन बाय सेटिंग अप अ प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट, राइट। इंडिया में युद्ध खत्म होते ही डिक्लेयर होगा इंडिपेंडेंस, तब तक के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट बना कर दो। सेकंड, इंडिया शुड बी प्रोमिस्ड इंडिपेंडेंस नाउ। अभी इंडिपेंडेंस की बात होनी, ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे सोचेंगे, नहीं, आप लिखित में देंगे कि हम आजाद करने वाले हैं आपको, ठीक है। कब करेंगे आप लिखित में देंगे, बट ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर, वॉर के बाद आप हमें आजादी देंगे ही देंगे। रामगढ़ सेशन ऑफ कांग्रेस विच वॉज हेल्ड ऑन मार्च 20, 1940, ठीक है, अबुल कलाम आजाद साहब ने इसको प्रिसाइड किया था। फिर उसके बाद आजादी तक, इंडिपेंडेंस तक और कोई सेशन नहीं हुआ कांग्रेस का, तब तक अबुल कलाम आजाद ही प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के, राइट। was the last session of the Congress before independence. It passed a similar resolution and stated clearly that nothing short of complete independence can be expected by the people, who alone can properly shape their own constitution through a constituent assembly elected on the basis of adult suffrage. So यहाँ पर 1940 में देखिए, 1939 के बाद
1940 तक आते आते क्लियर हो गया कि क्लियर कर दिया कांग्रेस ने कि क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। दूसरी चीज कि अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आप नहीं बनाएंगे, मैंने बोला ना अथॉरिटी जो है वो अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी कांग्रेस ने। उन्होंने कहा कि अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम बनाएंगे, तो हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एस्टेब्लिश करेंगे जो कि इलेक्ट की जाएगी अडल्ट सफरेज पर, ना ही नॉमिनेट की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे 1935 में कहा था ना कि नॉमिनेशंस पर जो है वो प्रिंसलीज नॉमिनेट करेंगे और वो सारी चीजें होंगी जो फेडरल सिस्टम बनाने में, मतलब मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नॉमिनेशंस की बात पहले से ही चली आ रही है, 1891-92 से ही चली आ रही है नॉमिनेशंस की बात, नहीं डायरेक्ट इलेक्शंस से इलेक्ट किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है। तो अब यहां पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की जिम्मेदारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने हाथ में लेने की बात क्लियर कर दी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऑल्सो केम टू सपोर्ट ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स व्हेन जर्मनी अटैक्ड रशिया। 41 में रशिया की तरफ फ्रंट खोल दिया जर्मनी ने, ठीक है, तो कम्युनिस्ट भी जुड़ गए ब्रिटिशर्स के साथ। इट क्रिटिसाइज द कांग्रेस एंड सपोर्टेड ब्रिटिश। कांग्रेस को क्या क्रिटिसाइज किया कि तुम लोग बर्गियोसी, पहले कांग्रेस को बर्गियोसी बोल रहे थे वो, राइट, अभी भी बर्गियोसी बोल रहे हैं कि मतलब आप लोग जो है वो कैपिटलिस्ट का साथ दे रहे हैं, कम्युनिस्ट का साथ दीजिए, राइट। रशिया, समझ रहे, मदरलैंड पर जो है वो अटैक हुआ है, रशिया मदरलैंड पर, तो आपको कम्युनिस्ट का साथ देना चाहिए, कैपिटलिस्ट लोगों के युद्ध में आप कहां उलझे हुए हो, ठीक है। द अलार्मिंग विक्ट्रीज ऑफ जापान, नेक्स्ट चीज, अब एक साइड से जापान आगे बढ़ रहा है। Alarming victories of Japan in Southeast Asia and the Japanese attack on US naval base Pearl Harbor, after which US also jumped into Second World War as a British ally, leading to the US pressure of Britain to resolve the Indian problem, ठीक है। अब रशिया जो है वो पैसिफिक ओशन में अग्रेशन बढ़ाया हुआ था, सॉरी नॉट रशिया बट जापान ने, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ पेनिट्रेट कर रहा था जापान, और उसने छेड़ दिया यूएस को जब उसने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। यूएस उतर गया वर्ल्ड वॉर 2 में। अब यूएस ने ब्रिटेन की गर्दन पकड़ी कि तुम्हें वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के लिए हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है, तो रिसोर्सेज जो है वो इंडिया से निकाल कर दो हमें। सो दैट मीन्स अब आपको, और इंडिया में क्या है, पॉलिटिकल डेडलॉक है, ज्यादातर लीडर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ है और वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना कर दो। और यूएस का प्रेशर ब्रिटेन पर है कि कुछ करो, इंडिया से रिसोर्सेज निकालो, वायदा वायदा करो उन्हें, ठीक है, लेकिन अभी हमें इस युद्ध को जीतने के लिए रिसोर्सेज इंडिया से निकाल कर दो। तो अब इतने प्रेशर में आकर ब्रिटेन को अब इंडिया के लीडर्स के साथ हाथ मिलाना पड़ा और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एस्टेब्लिश करने की डिमांड को भी मानना पड़ा, इंडिपेंडेंस की डिमांड को भी मानना पड़ा, लेकिन अपना खेल वो खेल गए, पार्टीशन तो वो कर ही गए, ठीक है। आगे समझेंगे। It was the US pressure on British government which led to the onset of Cripps mission to India. So पहले हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं अगस्त ऑफर कराऊंगा, फिर उसके बाद ये यूएस का जो प्रेशर इस वजह से क्रिप्स मिशन आएगा, फिर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगी तो फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आएगा। तो हम देखेंगे क्रिप्स मिशन से अगस्त ऑफर, देन क्रिप्स मिशन एंड देन कैबिनेट मिशन प्लान, किस तरह जो है वो ये किस तरह अंग्रेजों की पॉलिसीज जो है वो समय के साथ बदली है। With the fall of Malaya, Singapore, Burma and the Andaman and Nicobar Island to the Japanese forces, the Second World War came to the doorstep of India, from which Gandhi was extremely alarmed and said the British presence in India is an invitation for Japan to invade India. देखिए, अब जापान बर्मा तक पहुंच गया था। अब बर्मा को चलो इसलिए बनाया गया था, बर्मा एक बफर की तरह काम कर रहा था, जो फ्रेंच इंडो चाइना है और क्या बोलते हैं इंडिया की जो पोजीशंस हैं, सॉरी ब्रिटेन की जो पोजीशंस है इंडिया में, लेकिन जापान ने बर्मा तक अपने कंट्रोल में ले लिया। दैट मींस अब असम के रास्ते वो बंगाल में एक बार एंटर कर गया। बंगाल में एक बार अगर जापान एंटर कर गया तो फिर ब्रिटेन, फिर बहुत आसानी से जापान जो है वो इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो ब्रिटेन इंडिया में है, इस वजह से जापान अग्रेसिव हो रहा है इंडिया के खिलाफ, ठीक है। तो अगर ब्रिटेन इंडिया में नहीं होगा तो जापान इंडिया में एंटर नहीं करेगा। सो गांधी जी का लॉन्ग टर्म विजन ये था कि अगर ब्रिटेन को अभी हटाया नहीं गया, ठीक है, 42 की बात चल रही है, 42-43 की, ब्रिटेन को अगर इंडिया से हटाया नहीं गया तो जापान इंडिया में कंट्रोल कर लेगा, और अगर जापान ने इंडिया में कंट्रोल कर लिया तो फिर हम जापानियों को हटाने में, फिर हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस 10 साल 20 साल और खिंच जाएगा। अब हम जापानियों को हटाने में लड़ते रहेंगे। सो दैट मीन्स ब्रिटेन को
हटा दो जल्दी से जल्दी, ताकि जापान जो है वो अपना इंपीरियलिस्टिक कंट्रोल ना एस्टेब्लिश कर सके। इन दिस बैकग्राउंड ऑफ द ऑनसेट ऑफ जापानीज फोर्सेस टू द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, दैट गांधी कॉल्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया। यहां पर जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है। ठीक है, उधर से जापान का प्रेशर आया तो गांधी जी ने लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं ना, ठीक है, कि अगर जापानीज आ गए तो जापानीज से लड़ने में उलझ जाएंगे हम। ठीक है, और जापानीज जो है वो एशियन है, वो ज्यादा बड़ी शक्ति है इस समय, नजदीक भी है उनका रीजन पूरा, राइट, तो उनको हटाना और मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और जिस तरह मलाया सिंगापुर में जापानियों ने जिस तरह वहां के लोगों के तरफ जो है वो व्यवहार दिखाया है, ऐसा ही वो भारत में भी करेंगे। और ये जो इंडिया के खिलाफ जापान का अग्रेशन है, ये ब्रिटेन की वजह से, तो ब्रिटिश टू क्विट इंडिया, राइट। Subhash Chandra Bose believed that Britain's crisis was an opportunity for India. He therefore escaped to Berlin, and from where he went to Tokyo and later launched an INA movement. Right? इसी सेम मूवमेंट जापान जो है वो स्ट्रांगली बढ़ रहा है। सो जापान का साथ लिया किसने? सुभाष बोस ने। उन्होंने वो पहले गए बर्लिन के रास्ते, यानी पहले जर्मनी का सपोर्ट लिया बर्लिन में और फिर जापान, क्योंकि वो एक्सिस फोर्सेज हैं। सो समझ रहे, इस समय सुभाष बोस का माइंडसेट क्या था कि एक्सिस फोर्सेस अगर जीती तो हम जापान का साथ लेके इंडिया पर ब्रिटेन को हटाएंगे भी और इंडिया की इकोनॉमी को रिवाइव भी करेंगे। यही तो सवाल था ना कि इंडिया की इकोनॉमी रिवाइव कैसे होगी अगर फासिस्ट नाजी का अगर हमने सपोर्ट कर दिया तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है वो हमारा साथ नहीं देगा। तो सुभाष बोस ने मतलब फासिस्ट और एक्सिस फोर्सेस का साथ पकड़ लिया, क्योंकि वो जीत रहे थे उस समय 42 तक वो जीत रहे थे, हावी थे। तो ये बात क्लियर दिख रही थी कि जर्मनी और जापान जो है वो जीत जाएंगे। तो विनिंग साइड जो है वो सुभाष बोस जुड़ गए। ठीक है, दूसरी विनिंग साइड जो है वो कांग्रेस और मतलब गांधी जी और नेहरू जी जुड़ गए। ठीक है, तो यहां पर इंडियन लीडर्स जो है वो विन विन सिचुएशन लेके आ रहे थे कि अगर एक्सिस फोर्सेस जीतते तो भी इंडिया का फायदा होता, अगर एलाइड जीती हैं तो भी इंडिया का फायदा हो, राइट। The Second World War brought immense economic misery to Indian people. अब इंडियन पीपल सबाल्टर्न का क्या हुआ? महंगाई बढ़ गई, ठीक है, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग, एंड इट was in this period only that Bengal faced the worst form of the chronic scarcity of essential commodities, tremendous rise in prices owing to hoarding and black marketing. It was in this period only that Bengal faced the worst famine of 1944 के famine की बात चल रही है, सबसे बुरा famine, लाखों के हिसाब से लोग जो हैं वो भूखमरी से मरे। मैंने आपको इमेजेस भी दिखाई थी उसकी, राइट। और ये हुआ क्यों? क्योंकि हम इंडियंस अपने फायदे के लिए हमेशा से रहा है हमारे अंदर ये, ठीक है। आज़ादी के बाद बहुत सारे प्रोपेगेंडा एजेंडा का फायदा उठाकर जो है वो मतलब यूज करके लोगों को जोड़ने की कोशिश करी गई, कल्चर का, गानों का, सबका इस्तेमाल करके, लेकिन बहुत मतलबी जो है वो लोग रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग जो करते हैं खास तौर पे, राइट। द मुस्लिम लीग ने क्या कैपिटलाइज किया ऑन द होल सिचुएशन एंड यूटिलाइज द ओकेजन टू लॉन्च and consolidate Pakistan movement by supporting the British war effort and also succeeded in earning goodwill of British। तो ये मुस्लिम लीग कर रही है, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द इवेंट्स रिलेटेड टू द वॉर, पर्टिकुलरली द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कांग्रेस मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, उससे क्या हुआ? इंडियन नेशनल मूवमेंट कमजोर हो गया, बट गया इनफैक्ट, ठीक है। लॉन्चिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर से प्रेशर बढ़ा। And the arrest of Congress leaders diverted the Congress from constitutional politics. Constitutional politics से कांग्रेस डाइवर्ट हो गई और वहां पर सेपरेटिस्ट कम्युनल एलिमेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए, ठीक है। क्रिएटेड कंडीशंस फॉर स्ट्रेंथनिंग द मुस्लिम लीग एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। इससे पार्टीशन ऑफ इंडिया मतलब पार्टीशन ऑफ इंडिया की तरफ और जो है वो स्ट्रेंथन मिला, मतलब उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, कि इंडिया को जो है वो दो हिस्से में बांटा जाए। शुरुआत कहां से हुई है? स्वदेशी से। और वर्ल्ड वॉर 2 का इंपैक्ट जो है वो ये पड़ा पार्टीशन ऑफ इंडिया में, क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रंट है, राइट, पॉलिटिक्स का, वहां से कांग्रेस जो कमजोर हो गई। क्विट इंडिया मूवमेंट में पूरे इंडिया में दंगे चल रहे थे, ठीक है, लीडर्स जो हैं वो जेल में थे। तो ये सारी जो है वो ऑप्टिमम सिचुएशंस थी पार्टीशन के लिए। यहां पर आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है। आई होप आपको इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 समझ आया होगा। उससे पहले डिमांड फॉर पाकिस्तान टॉपिक समझ आया होगा। इन सारे टॉपिक्स की पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। 10% का डिस्काउंट चाहिए। मैंने आपको बोला जीएस प्लस ऑप्शनल पर कॉम्बो ऑफर तो है ही, ये प्लस उस पर एडिशनल ऑफर चल रहा है 10% का और डिस्काउंट। लास्ट तारीख है
ठीक है, 13 और 14 ये लास्ट डेट्स हैं। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और एक्सप्लॉइट करें इस ऑफर को। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।